लेक्चर नंबर 40 में आज हम लोग आवेशी संधारित्र में पट्टिकाओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ज्ञात करेंगे। फिर इसके बाद आज के लेक्चर में ही हम लोग किसी आवेशी चालक की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो आवेश के पृष्ठीय घनत्व सिग्मा के समानुपाती होता है, इसको भी प्रूव करेंगे। हमारा चैप्टर 2 समाप्त होने को है। इस लेक्चर के बाद हम लोग 2 लेक्चर और करेंगे, यानी लेक्चर 41 और 42 करेंगे, फिर हमारा चैप्टर 2 समाप्त हो जाएगा। लेक्चर नंबर इसके बाद जो लेक्चर आएगा लेक्चर 41 और 42 दोनों महत्वपूर्ण होगा। लेक्चर 41 में इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग देखेंगे त्वरित चालक क्या होता है। उसके बाद लेक्चर नंबर 42 में हम लोग देखेंगे वान डी ग्राफ जनरेटर मशीन होता है, उस मशीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वान डी ग्राफ जनरेटर के सिद्धांत को पढ़ेंगे, उसकी कार्य विधि को पढ़ेंगे, फिर हमारा चैप्टर 2 समाप्त हो जाएगा। ओके, तो आइए आज हम लोग इस क्वेश्चंस को डील करते हैं कि आवेशी संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच कितना आकर्षण बल लगता है। देखिए, जो लोग डीपीपी को सही तरह से अध्ययन नहीं कर रहे हैं उनके लिए मेरा कहना है कि आप डीपीपी को सही तरह से अध्ययन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि डीपीपी का जो इतिहास है वो बहुत ही सुनहरा रहा है। हमारा डीपीपी का इतिहास कहने का मतलब कि डीपीपी से आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं रहती है। हमने अपनी क्लास जब से स्थापित की है तब से लेकर आज तक डीपीपी का इतिहास आप अपने सीनियर या पुराने स्टूडेंट जो हमारे यहाँ पढ़े हैं उनसे पूछ लीजिए कि डीपीपी से मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 2018 में हमारे द्वारा डीपीपी दी गई डीपीपी से 2018 में 37 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बोर्ड पूछा था। 70 में 37 मार्क्स का क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। उसके बाद जब 2019 का बैच हमने शुरू किया था तो 2019 में भी 70 मार्क्स में 53 मार्क्स का क्वेश्चंस केवल हमारे डीपीपी से पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मिलाकर। फिर उसके बाद पिछले साल 2020 में 2020 में भी 42 से 43 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था हमारे डीपीपी से। यानी डीपीपी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में रहता है। इसलिए यदि आप डीपीपी को सही तरीका से कर लेते हैं तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन डील हो जाएंगे फिजिक्स का। लेकिन डीपीपी केवल आपको याद नहीं करना है, जो चीजें मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, लेक्चराइज कर रहा हूं, उस चीज को डिटेल में पढ़ना है और उसके बाद जाकर डीपीपी को अध्ययन करना है, डीपीपी को डील करना है। ऐसा नहीं है रेक्टिफिकेशन वाला फॉर्मूला अपना लिए, डीपीपी सामने रख लिए, 1 का बी, 2 का सी, 3 का सी कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। डिटेल में पढ़िए थ्योरी को, उसके बाद डीपीपी को आप डील कीजिए, उसको अभ्यास कीजिए, वो लंबे दिनों तक आपको याद रहेगा। तो डीपीपी में जितने भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं सबको आप प्रैक्टिस करते रहिए। हो सकता है कि इस बार भी मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आपके डीपीपी से आ जाए। दूसरी चीज कि जो हमारी डीपीपी होती है उसमें प्रत्येक साल कुछ ना कुछ परिवर्तन किया जाता है। ऐसा नहीं कि 2018 में जो डीपीपी था वही डीपीपी मैंने 2019 में दिया, वही डीपीपी मैंने 2020 में दिया और वही डीपीपी आप लोग को दिया जा रहा है। हमारे डीपीपी में प्रत्येक साल जो एग्जामिनेशन का माहौल होता है और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चंस के आधार पर हमारी डीपीपी तैयार होती है और हर एक एंगल से 1996 से लेकर आज तक बिहार बोर्ड ने या कोई भी बोर्ड हो, बहुत सारे बोर्ड से हम लोग क्वेश्चन चूज करते हैं, चाहे उड़ीसा बोर्ड हो या भोपाल बोर्ड हो या मध्य प्रदेश बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो, बहुत सारे बोर्ड का हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं और उसके आधार पर हम लोग की जो है डीपीपी तैयार होती है। यदि आप मेरे डीपीपी को करते हैं और हमारे डीपीपी को सॉल्व करने के बाद या टेस्ट क्वेश्चन जो मैं देता हूं, हालांकि इस बार ज्यादा टेस्ट नहीं हो पाया ऑनलाइन के चलते, जो मैं डीपीपी और टेस्ट क्वेश्चन देता हूं उसको डील करने के बाद आप किसी भी बोर्ड का क्वेश्चन देखिए, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है। तो डीपीपी पर बहुत ज्यादा मेहनत किया जाता है, बहुत मेहनत करके डीपीपी तैयार की जाती है और सभी चीज को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है।
इसलिए डीपीपी महत्वपूर्ण है, आप उसको अभ्यास करें, लेकिन डीपीपी को ऐसे अभ्यास नहीं करें। मैं बार बार बोल रहा हूं, जो चीजें लेक्चराइज किया जाता है, जो लेक्चर में बताई जाती है, उसके आधार पर उस चीज को सही से पढ़े और उसके आधार पर डीपीपी को सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, तो आइए इसको हम लोग छोड़ते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, एक चीज और याद रखिएगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ये जो सोचिएगा शॉर्टकट रास्ता ढूंढ लेते हैं और सफल हो जाएंगे, वो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसलिए कभी शॉर्टकट जाने की कोशिश मत कीजिए। आज हमारी सरकार बोल रही है कि सिलेबस छोटा कर देगा, सिलेबस कट डाउन कर दिया जाएगा। क्या होगा इससे? सिलेबस कट डाउन करने से कुछ नहीं होगा। एक ही चीज होगा कि हमारा नॉलेज कम रह जाएगा। भाई, सिलेबस शॉर्ट करने से कुछ नहीं होगा। आपको डिग्री दे ही दिया तो क्या होगा? अब तो ज्यादा डिटेल में आपको नॉलेज तो हुआ नहीं सब्जेक्ट का। और जब आगे जाओगे, अब जब आगे आप पढ़ोगे, मान लो कि आप जेई का एग्जाम देने जा रहे हो, नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, वहां तो ऐसा थोड़ा ना कहेगा कि कोरोना वायरस के चलते आपने पढ़ा नहीं, इसलिए यहां पर क्वेश्चंस लेवल नीचा कर दिया जाए। वो तो अपने अनुसार क्वेश्चन पूछेगा ना, अपने लेवल के अनुसार पूछेगा ना क्वेश्चन। जो जेई मेन का एजेंसी है, जो नीट एजेंसी है, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है, वो थोड़ा ना सोचेगी कि कोरोना वायरस के चलते पढ़ाई नहीं हुआ इसलिए लो कैटेगरी का क्वेश्चन पूछा जाए। उसे फिर पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन बच्चा क्वालिफाई करने लायक है और कौन बच्चा क्वालिफाइड करने लायक नहीं है। तब तो सभी क्वालिफाइड करने लायक होंगे ना। तो वहां पर ये चीजें नहीं की जाएगी। ये बोर्ड है तो ठीक है, एक खिलौना दे दो, सर्टिफिकेट का बात खत्म है। लेकिन आगे जाकर प्रॉब्लम होगा कि यदि हम डिटेल में चीजों को नहीं पढ़ते हैं। इसलिए हमें डिटेल में पढ़ना जरूरी है चीजों को। खास करके आप जो आपका मेन सब्जेक्ट है, इसे आप आर्ट्स वाले को तो छोड़िए दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, तो कम से कम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स को आप डिटेल में पढ़िए, हर संभव कोशिश कीजिए। सुनिए इसको, आप इसी संधारित्र में पट्टिकाओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का व्यंजक प्राप्त करें। इससे पहले मैं एक और बात बताना चाहूंगा। अभी तक चैप्टर 1 और चैप्टर 2, हमारा चैप्टर 2 समाप्त होने को है। जितना भी पीडीएफ डीपीपी टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये तो मैंने ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। अब इस सारे पीडीएफ टेस्ट क्वेश्चन और डीपीपी का एक कॉपी तैयार किया जा रहा है। जितने पेज का हो, 200 250 जितने भी पेज का कॉपी हो, एक कॉपी तैयार किया जाएगा 2 चैप्टर का। और वो कॉपी ऑफलाइन क्लास में जिन लोगों का छूट गया, या जो लोग कंजूसी दिखाएं, या जो लोग निकम्मा बनकर अभी तक कॉपी तैयार नहीं किए हैं, उनको दे दिया जाएगा। करना तो पड़ेगा ही हर संभव कोशिश। इसलिए ऑफलाइन क्लास जब हमारी स्टार्ट होगी तो चैप्टर 2 तक का, यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जितना भी थ्योरी डीपीपी टेस्ट क्वेश्चन मैंने अभी दिया है, उसका एक मैं पूरा कॉपी बनाकर प्रिंट आउट करके आपको दे दूंगा। दूसरी चीज, जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं किए हैं उनका क्या? जो ऑनलाइन क्लास नहीं किए हैं, देखिए हमारी जो यदि क्लास खुलती है, क्लास स्टार्ट होगी तो चैप्टर 2 के बाद ही हमारी क्लास स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं कि चैप्टर 1 से हमारी क्लास स्टार्ट होगी, 2 के बाद ही होगी। जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं किए हैं उनके लिए मैं क्लास में व्यवस्था करवा दूंगा, स्क्रीनिंग की व्यवस्था में करवा दूंगा। बड़े से एलईडी वगैरह रहेगा कि आप वहां देख सकते हैं ऑनलाइन क्लास। एक्स्ट्रा क्लास में एक्स्ट्रा समय देकर वहां पर आप देख सकते हैं। और पीडीएफ तो आपको हाथों हाथ ऑफलाइन में दे दी जाएगी। ओके, देखिए, तो आप इसी संधारित्र में पट्टिकाओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का व्यंजक प्राप्त करें। ये क्या है? मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक समानांतर पट्टिका संधारित्र है। ये एक समानांतर पट्टिका संधारित्र है। ये आपको पता है समानांतर पट्टिका संधारित्र में, इसका मैं कुछ नाम रख देता हूं, एमएन। समानांतर पट्टिका संधारित्र में एक प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज हम लोग देते हैं और दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है? प्रेरित हो जाता है, इंड्यूस्ड हो जाता है। प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ये समानांतर पट्टिका संधारित्र है। एक के पास पॉजिटिव चार्ज, एक के पास नेगेटिव चार्ज। जिस प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज होता है उसको संग्राहक प्लेट कहते हैं, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है उसको संघनक प्लेट कहते हैं। ये मैं बता चुका हूं। अब सोचिए आप ही, ये पूरा पॉजिटिव है, ये पूरा नेगेटिव है।
ये सभी पॉजिटिव इस सभी निगेटिव को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये निगेटिव भी पॉजिटिव को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी पट्टिका M पट्टिका N को खींचेगा और पट्टिका N पट्टिका M को अपनी ओर खींचेगा। इट मीन्स इन पट्टिकाओं के बीच खींचने वाला फोर्स लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। वही हमें ज्ञात करना है कितना आकर्षण बल लग रहा है पट्टिकाओं के बीच, यानी दोनों पट्टिका एक दूसरे को कितने आकर्षण फोर्स से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। ओके, यही हमें ज्ञात करना है, ये आज का हमारा क्वेश्चन है। इससे पहले डील करने से पहले आप एक चीज याद कीजिए, बहुत दिन पहले चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया होगा, मान लीजिए ये पॉइंट ए है। ओके, इस पॉइंट ए पर एक विद्युत क्षेत्र उपस्थित है E, इस दिशा में, ये देखिए इस दिशा में विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। अब इस पॉइंट ए पर एक चार्ज आ जाता है Q। आप बताइए इस Q पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि ये Q कहां, पॉइंट ए पर है और पॉइंट ए पर विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में, तो इस प्लस Q चार्ज पर फोर्स लगाएगा कौन, ये विद्युत क्षेत्र। किस दिशा में, तो पॉजिटिव चार्ज पर अपनी दिशा में फोर्स लगाता है, तो इस पर इस दिशा में फोर्स लगेगा। ये देखिए मान लीजिए इस पॉइंट ए पर माइनस Q चार्ज को हमने रख दिया, माइनस Q चार्ज पर, क्या माइनस Q चार्ज पर ये विद्युत क्षेत्र फोर्स लगाएगा, आंसर लगाएगा। किस दिशा में, अपने विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र इधर है तो फोर्स इधर लगेगा, ये देखिए फोर्स इधर लगेगा, ये देखिए। तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स किधर लगाता है, विद्युत क्षेत्र अपनी विपरीत दिशा में। तो यहां दो चीजें क्लियर है कि किसी जगह विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में कोई चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। किधर फोर्स लगेगा, पॉजिटिव है तो क्षेत्र के दिशा में फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज है तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में फोर्स लगेगा। अब आपको लगता होगा कि यहां पर ये विद्युत क्षेत्र आया कहां से, ये देखिए यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है ये आया कहां से, हो सकता है कि दूर कहीं कोई सोर्स चार्ज होगा, ये चार्ज होगा, तो इसके कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है वो किसी चार्ज के कारण होगा, कहीं पर कोई सोर्स चार्ज होगा और वो यहां पर विद्युत क्षेत्र अपना बना रहा होगा। ओके, ये चीजें मैं बता चुका हूं, चैप्टर 1 में आप पढ़ चुके हैं। अब आइए यहां पर, अब जरा गौर से देखिए, ये प्लेट M है, संग्राहक प्लेट। इस संग्राहक प्लेट के पास कितना चार्ज है, प्लस Q चार्ज है। अब इस प्लस Q चार्ज के कारण इस संगणक प्लेट N के स्थान पर यहां पर क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। क्यों, क्योंकि ये प्लस Q चार्ज यहां पर अपना एक क्षेत्र उत्पन्न करेगा, यहां पर मान लीजिए, यहां पर मान लीजिए, या कहीं भी मान लीजिए। तो इस प्लस Q चार्ज के द्वारा, यानी संग्राहक प्लेट M के द्वारा संघनक पट्टिका N के स्थान पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, ये देखिए यहां पर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E। तो इस बात को लिखेंगे, संग्राहक प्लेट M पर के आवेश प्लस Q के कारण संघनक प्लेट N के स्थान पर विद्युत क्षेत्र, ये देखिए यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E हो जाएगा। अब आपको मैंने गॉस के नियम के अनुप्रयोग में बताया था, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में, किसी आवेशित पट्टिका के कारण, पतले आवेशित पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। याद कीजिए मैंने लिखाया होगा, और ये दूसरा क्वेश्चन था, गॉस के नियम के एप्लीकेशन का दूसरा क्वेश्चन यही था कि आवेशित पतले चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखिए ये एक पतला प्लेट है, इस पतले प्लेट के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहां पर तीव्रता होगा किधर, तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी बिंदु पर जो तीव्रता होती है वो आवेश से दूर की ओर होती है। ये देखिए इधर हो जाएगा तीव्रता इस दिशा में, यानी प्लेट से दूर की ओर। ठीक है, ये प्लेट है और प्लेट से दूर इधर हो जाएगा, तो यहां लिख देंगे अवे फ्रॉम द प्लेट, अवे फ्रॉम द प्लेट, यानी प्लेट से दूर की ओर। तो यहां पर ये पॉइंट मान लीजिए कुछ, ये देखिए पॉइंट P रहने दीजिए। तो
प्लेट एम के कारण, प्लेट एम पर जो चार्ज प्लस क्यू है इसके कारण पॉइंट, ये देखिए प्लेट एन के स्थान पर विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2f0 अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी अवे फ्रॉम द प्लेट, प्लेट से दूर की ओर विद्युत क्षेत्र हो गया। अब आइए, अब जरा यहां पर देखिए, यहां पर इसका नाम ही मैं लिख देता हूं पॉइंट पी। अब पॉइंट पी पर देखिए, पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र है कितना, ए, ये पॉइंट पी है और यहां विद्युत क्षेत्र है ई। क्या पॉइंट पी पर चार्ज है? ये देखिए प्लेट एन का जितना भी चार्ज है सबको कहां मान लीजिए, पॉइंट पी पर, तो माइनस क्यू चार्ज। पॉइंट पी पर कितना चार्ज है, पॉइंट पी है क्या, प्लेट एम मान लेते हैं, प्लेट एन मान लेते हैं, तो प्लेट एन का जितना भी नेगेटिव चार्ज है पॉइंट पी पर मान लेते हैं, ये देखिए, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र ई किसके कारण है, प्लेट एम पर जो ये प्लस क्यू आवेश है इसके कारण है। तो पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र ई है और इसी पॉइंट पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पर ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। किधर फोर्स लगाएगा, अपनी विपरीत दिशा में, ये देखिए इधर फोर्स लगाएगा एफ। और आपको पता है फोर्स बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। तो इस नेगेटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई फोर्स लगेगा। और किधर फोर्स लगेगा, इस दिशा में फोर्स लगेगा। ये देखिए ये फोर्स की दिशा हो गई, ये फोर्स की दिशा हो गई, फोर्स की डायरेक्शन। तो पहले हमने क्या लिखा कि संग्राहक प्लेट एम पर के आवेश प्लस क्यू के कारण संगणक प्लेट एन के स्थान पर विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2f0। अब जिस स्थान पर इन्होंने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया उस स्थान पर नेगेटिव चार्ज है, तो उस नेगेटिव चार्ज पर ये इसके द्वारा उत्पन्न ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा, क्यू ई फोर्स लगाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, संगणक पट्टिका एन पर लगने वाला आकर्षण बल, ये संगणक पट्टिका एन है इस पर, क्योंकि भाई ये नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, नेगेटिव चार्ज है किस पर, संगणक पट्टिका एन पर है, तो फोर्स भी किस पर लगेगा, एन पर लगेगा। तो लिखेंगे संगणक पट्टिका एन पर, देखिए ये पहले की चीज है, संगणक प्लेट एन पर आकर्षण बल F बराबर, तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू ई हो जाएगा। ये देखिए ये आकर्षण बल किस पर लग रहा है, आंसर इस प्लेट M के कारण जो ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस प्लेट N पर क्या लग रहा है, ये आकर्षण बल F बराबर QE लग रहा है। तो ये QE फोर्स कौन लगा रहा है, ये विद्युत क्षेत्र E लगा रहा है। और ये विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न किसने किया, प्लेट M ने। इट मींस ये जो फोर्स लग रहा है ये कौन लगा रहा है, प्लेट M लगा रहा है। प्लेट M ने E विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, E विद्युत क्षेत्र ने प्लेट N पर फोर्स लगाया। इसका मतलब इस फोर्स लगाने का मेन कारण कौन है, प्लेट M है। इट मींस ये जो आकर्षण बल लगा रहा है ये कौन लगा रहा है, प्लेट M लगा रहा है, किस पर, N पर लगा रहा है। ओके, अब आइए पुट करते जाइए, Q बराबर हो जाएगा E का मान है सिग्मा अपॉन 2f0, सिग्मा अपॉन 2f0। अब आपको पता है, ये देखिए मैंने बताया था कि आवेश का पृष्ठीय तो सिग्मा बराबर होता है Q बटा A। ये चीज आपको बताया गया होगा पहला चैप्टर में, बहुत ही शुरू में कूलम्स लॉ से पहले। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा A। तो देखिए Q के जगह हम लोग दे देते हैं, Q के जगह दे देते हैं सिग्मा A गुना सिग्मा बटा 2f0। मैं यहां लिख देता हूं, चूंकि Q बराबर होता है सिग्मा A। ये देखिए Q के जगह सिग्मा A और ये सिग्मा अपॉन 2f0 करते जाइए। इसीलिए फोर्स बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2f0 A, सिग्मा गुना सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर। ये देखिए, तो याद रखिएगा दिस इज VVI। ये पहला फॉर्म है कि आवेशित पट्टिकाओं, आवेशित संधायक के पट्टिकाओं के बीच कितना आकर्षण बल लगेगा, 1 अपॉन 2f0 A सिग्मा स्क्वायर, A सिग्मा स्क्वायर फोर्स लगेगा। या इसको पुट कीजिए, पुट सिग्मा, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बटा A। तो पुट कर दीजिए, तो F बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2f0 A गुना सिग्मा, सिग्मा के जगह क्या होगा, Q बटा A।
और देखिए स्क्वायर है, सिग्मा की जगह क्यू बटा ए, स्क्वायर है तो क्यू का स्क्वायर ए का स्क्वायर, एक ए कैंसल, इसीलिए एफ बराबर आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा ए। ये देखिए ये भी फॉर्मूला हमारा हो गया, पट्टिकाओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए, या 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए सिग्मा स्क्वायर, या इसको तीसरे फॉर्म आप लिख सकते हैं यहां से। ये देखिए यहां से आप लिख सकते हैं, आपको पता है चूंकि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर हमारे पास यहां पर है क्यू इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां से ये देखिए। अब एफ बराबर क्यू, ऐसे इसको लिख देते हैं 1/2 गुना क्यू गुना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए 1/2 क्यू के जगह क्यू और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब पुट करते हैं, पुट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद कीजिए ये मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन में बताया था, आवेशी संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच ये विद्युत क्षेत्र है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मैं बताया करता था E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पिछले लेक्चर 37, 37, 38 में भी मैंने बताया था कि E बराबर पट्टिकाओं के बीच जो हवा या निर्वात में विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या पुट कर सकते हैं, E पुट कर सकते हैं, तो इसलिए F बराबर हो जाएगा हाफ ये Q और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख देंगे E क्या है, पट्टिकाओं के बीच विद्युत क्षेत्र है। ये देखिए दिस इज ऑल्सो VBI। तो ओवरऑल 3 फॉर्मूला हो गया पट्टिकाओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल का, दिस एंड दिस, ये ज्यादा याद रखिएगा, हाफ Q इंटू E। तो एक चीज समझ आ गया, आवेशी संधारित्र में पट्टिकाओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल कितना होगा, हाफ Q इंटू E होगा। या इसको सिंपली समझ लीजिए, ये प्लेट M है, ये प्लेट M है, इस पर प्लस चार्ज है, ये प्लेट N है जिस पर क्या माइनस Q चार्ज है। माइनस Q को थोड़ा देर के लिए नहीं देखते हम। अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पर क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। किधर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इधर इस दिशा में, आवेश से दूर की ओर। अब प्लेट N पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, क्योंकि ये प्लेट है और प्लेट के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्लस Q ने पॉइंट N पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। अब पॉइंट N पर क्या है, माइनस Q चार्ज। अब माइनस Q चार्ज पर विद्युत क्षेत्र किधर फोर्स लगाएगा, अपनी विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र इधर तो फोर्स इधर लगेगा। ये देखिए फोर्स इधर लगेगा इस दिशा में, ये देखिए, और लगनी भी चाहिए। आप देखिए ना, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस इस माइनस को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हमारा तो सही है, नियम के अनुसार भी सही है, और ऐसे हमने क्या उसके अनुसार भी सही है। उसी तरह ये प्लस इस माइनस को अपनी ओर खींच रहा है, उसी तरह ये माइनस इस प्लस को अपनी ओर खींचेगा। कितना फोर्स से, इतना ही फोर्स से खींचेगा। तो ये हो गया आवेशी संधारित्र में पट्टिकाओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करें कि आवेशित चालक पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा उसके वक्रता त्रिज्या के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पर हमारे लेक्चर 41 और लेक्चर 42 होगा। इसी कॉन्सेप्ट पर लेक्चर 42 में हम लोग वान डी ग्राफ जनरेटर एक सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके आने से हमें जो प्राकृतिक आपदा होता था, जो प्रकृति के कारण जो हमें क्षति होती थी प्रकृति के कारण, उससे हम बहुत राहत महसूस करने लगे इस कॉन्सेप्ट से। कैसे? पहले क्या होता था कि प्राकृतिक घटनाएं जैसे बिजली, ठंडर का गिरना, ठंडर गिरने से क्या होता था, बहुत बड़े बड़े जो मकान होते थे वो ध्वस्त हो जाते थे। ठंडर गिरा और मकान ध्वस्त, या बहुत सारी चीजें क्षतिग्रस्त हो जाते थे, लोगों की डेथ हो जाती थी। लेकिन आज क्या है, आज यदि हमारे मकान पर ठंडर गिरता है तो उससे हमें कोई क्षति नहीं होगा। उसके लिए हमने एक उपाय ढूंढ लिया है कि ठंडर में जितने भी चार्ज होंगे उस चार्ज को हम क्या करते हैं, एक व्यवस्था के जरिए, एक तरीका से उसको अर्थ में हम डिस्चार्ज कर देते हैं। और इस चीज की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था और उन्होंने इसकी खोज कर पूरी दुनिया को ठंडर से क्षतिग्रस्त होने वाले जो मकान थे उसको बचाने का काम किया उन्होंने। और ये उसको हम तरी चालक बोलेंगे। तो ये जो तरी चालक वगैरह है वो किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है, हम ठंडर में उपस्थित चार्ज को किस प्रकार अर्थ में डिस्चार्ज कर देते हैं, ये चीजें हमारे इसी कॉन्सेप्ट से प्राप्त होती हैं। पहले तो हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके बाद के लेक्चर और उसके बाद के लेक्चर में देखेंगे किस तरह हम चार्ज को अर्थ में डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं। ओके, आइए सिद्ध करें कि आवेशित चालक पर आवेश का पृष्ठक है तो उसके वक्ता त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके लिए हम कंपेयर करने के लिए दो आवेशित चालक लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक गोलीय चालक है, इसकी वक्रता त्रिज्या R1 है। ये एक दूसरा गोलीय चालक है, इसकी वक्रता त्रिज्या R2 है। दोनों को हमने क्या किया, एक चालक तार द्वारा संयोजित कर दिया। ओके, तो इस भाषा को हम लोग लिख देंगे, माना R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो गोलों को एक चालक तार के द्वारा संयोजित किया गया है। अब क्या करते हैं, हम दोनों गोलों को चार्ज देते हैं। ये देखिए Q चार्ज देते हैं। जब Q चार्ज देंगे तो कुछ चार्ज इस गोले पर और कुछ चार्ज इस गोले पर। यह पहला गोला है और ये दूसरा गोला है। तो इस Q चार्ज का एक हिस्सा यानी कुछ हिस्सा, इस Q चार्ज का कुछ हिस्सा ये Q1 पहले गोले पर और इसका कुछ हिस्सा Q2, दूसरे गोले पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्योंकि ये तार से जोड़े हुए हैं इसको, तो जब हम इसको Q चार्ज देंगे तो कुछ चार्ज पहले गोले को और कुछ चार्ज दूसरे गोले को जाएगा, श्योर जाएगा। फिर Q1 और Q2 को जोड़ेंगे तो हमें Q मिल जाएगा। अब मान लीजिए हमने इसको Q चार्ज दिया, पहले तो चार्ज इस पर आया और यहां से कुछ चार्ज दूसरे गोला पर गया। ये चार्ज दूसरे गोला पर जो चार्ज गया वो कब तक जाएगा, हमेशा जाता रहेगा या एक समय के बाद जाकर स्थिर हो जाएगा? तो आंसर है, शुरू में जब हम चार्ज देते हैं तो कुछ समय तक पहले गोले से दूसरे गोले पर चार्ज जाता है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद चार्ज का जो चलना होता है, स्थानांतरण होता है, वो रुक जाता है। यानी पहले से दूसरे पर या दूसरे से पहले पर चार्ज नहीं आता है। इसका क्या मतलब, चार्ज का रुक जाना। इसका क्या मतलब, इसका मतलब पहले और दूसरे गोले का जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया होगा, समान हो गया होगा। यदि इसका पोटेंशियल V1 है और इसकी पोटेंशियल V2 है तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया होगा, समान हो गया। याद कीजिए मैंने बताया था, जब दो आवेशित चालक को चालक तार के द्वारा संयोजित किया जाता है तो उसका उभयनिष्ठ विभव तथा आवेश ज्ञात करें। उभयनिष्ठ विभव मैंने ज्ञात करके बताया था, आपको याद होनी चाहिए। तो यहां पर उसी कॉन्सेप्ट को लगाइए। जब हम इसको चार्ज देंगे, Q चार्ज हमने दे दिया,
अब इससे कुछ चार्ज इस पर आया, कब तक आया, कुछ समय तक आया, उसके बाद ना तो इससे इस पर चार्ज आ रहा है ना तो इससे इस पर चार्ज आ रहा है। इसका क्या मतलब, पॉइंट ए है, इसका पोटेंशियल 10 है, पॉइंट बी है, इसका पोटेंशियल 5 है, तो बताइए चार्ज कहां से कहां, 10 से 5 तक जाएगा, या इसका पोटेंशियल 6 है, तो ये चार्ज 10 से 6 की ओर जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि ये 8 ना हो जाए और ये भी 8 ना हो जाए। देखिए 8 8 16, अब दोनों पोटेंशियल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो उसी तरह यहां पर देखिए चार्ज कुछ देर के बाद जाना रुक जाता है, कुछ देर के बाद रुक जाता है, इसका मतलब पहले और दूसरे गोले का पोटेंशियल क्या हो गया होगा, बराबर हो गया, यानी V1 बराबर क्या हो गया होगा, V2 हो गया होगा। ओके, अब V1 किसका पोटेंशियल, पहले गोले का, याद कीजिए इसी चैप्टर में मैंने बताया किसी गोले का पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो पहले गोले का चार्ज कितना है, Q1, पहले गोले की त्रिज्या कितनी है, R1 बराबर V2 किसका पोटेंशियल, दूसरे गोले का, तो किसी चालक गोलीय खोल का पोटेंशियल कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। दूसरे पर चार्ज कितना है, Q2, दूसरे की त्रिज्या कितना है, R2। ये देख, ये चीज आपको बताया गया होगा किसी आवेशी चालक गोलीय खोल की विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 अपॉन R1 पहले के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 अपॉन R2 दूसरे के लिए। ओके, अब यहां से कुछ चीजें कैंसिल हो रहा है, क्या क्या चीजें कैंसिल हो रहा है, आप उसको कैंसिल कर दीजिए। किसको कैंसिल करने का मन कर रहा है, आपको मन कर रहा है, या एप्सिलॉन नोट को कैंसिल कर दीजिए। देखिए एप्सिलॉन नोट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 1/4 पाई, ओके, और यहां बचा R1 और ऊपर बचा Q1 बराबर, इधर क्या बचा ऊपर Q2 और नीचे क्या बचा 4 पाई R2 बचा। ये देखिए एप्सिलॉन नोट को हमने कैंसिल कर दिया। अब आगे इसको चलिए, Q1 बटा 4 पाई R1, देखिए R1 है, इसको स्क्वायर कर देते हैं, यानी एक R1 से गुना कर दिया नीचे, ऊपर भी एक R1 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, बराबर Q2 बटा 4 पाई R2। देखिए R2 है, R2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ऊपर भी एक R2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब इसको देखिए Q1 4 पाई R स्क्वायर क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल, तो 4 पाई R स्क्वायर गोले का क्षेत्रफल, R1 का स्क्वायर यानी पहले गोले का क्षेत्रफल A1, पहले गोले के क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे, A1 बोलेंगे हम लोग, और गुना यहां क्या है R1 बराबर Q2, तो Q2 फिर से 4 पाई R2 का स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर यानी क्षेत्रफल, और 4 पाई R2 का स्क्वायर यानी दूसरे गोले का क्षेत्रफल A2 गुना R2। अब देखिए Q अपॉन A, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, यदि Q1 A1 है तो ये सिग्मा 1 हो जाएगा, यानी पहले गोले पर आवेश का पृष्ठक है तो कितना हो जाएगा, सिग्मा 1, और दूसरे गोले पर आवेश का पृष्ठक है तो सिग्मा 2, तो सिग्मा 1 बराबर क्या होगा, Q1 अपॉन A1, तो Q1 अपॉन A1 को क्या लिख देते हैं, सिग्मा 1, और ये R1। Q2 अपॉन A2 को क्या लिख देते हैं, सिग्मा 2 इंटू R2। ओके, अब यहां से कीजिए, सिग्मा 1 को यहां लीजिए, सिग्मा 1 बट्टा सिग्मा 2 बराबर R2 और R1 नीचे आ जाएगा R1। अब यहां से आप कंपेयर कर लीजिए, इसीलिए सिग्मा व्युत्क्रमानुपाती वक्र त्रिज्या। अब कहिएगा ये कैसे हो गया, तो सुनिए, ये देखिए सिग्मा 1 किसका पृष्ठीय घनत्व, पहले गोले का, और ये R1 किसकी वक्रता त्रिज्या, पहले गोले की। अब दोनों में रिलेशन निकालिए, देखिए पहले गोले का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा, पहले गोले का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा ऊपर है, और पहले गोले की वक्रता त्रिज्या R1 कहां नीचे है, तो कैसा रिलेशन है, सिग्मा 1 और R1 में कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती का, यानी ये सिग्मा 1 व्युत्क्रमानुपाती होगा किसका, R1 का, यानी इस पर जो आवेश का पृष्ठीय घनत्व होगा वो इसके वक्रता त्रिज्या के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब वक्रता त्रिज्या इसका जितना कम होगा उस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो आज से दिमाग में सेट कर लीजिए
किसी चालक पर आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व होगा वो चालक के वक्रता त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये चीजें दिमाग में सेट कर लीजिए, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। वक्रता त्रिज्या जितना कम होगा आवेश का पृष्ठीय घनत्व उतना ही अधिक होगा।